एपिसोड 76 सम्राट का इजहार। सृष्टि ने फिर कहा, डॉक्टर जी मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने कैसे इतनी बेशर्मी दिखा दी। माफ कर दीजिए, मुझे तो बस इतना याद है मैं आपका फ़ोन लेकर आपके कमरे की तरफ आ रही थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बेशर्म पत्नी हूँ, मुझे ये सब करते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई, लेकिन यकीन मानिए मैं होश में नहीं थी, मुझे नहीं पता मैंने इतनी सारी हदें कैसे पार कर दी। ए फ्लैट आगे, सम्राट ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। सृष्टि इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें पूरा हक है, तुम्हारी भी इच्छाएं हैं, तुम्हारी भी मर्जी है, तुम्हारी भी जरूरत है, जो शायद मैं अपने काम के चलते कभी समझ नहीं पाया। नशे में ही सही लेकिन तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी, नशे में ही सही लेकिन तुमने अपना प्यार जता दिया। सम्राट ने एक बार फिर सृष्टि के माथे पर किस किया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, कुछ भी गलत नहीं हुआ। सृष्टि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और सम्राट वहां से चला गया। सम्राट को गए हुए सेकंड भी नहीं हुआ होगा कि अभिमन्यु और युवराज भागते हुए सृष्टि के पास आए। सृष्टि ने अभिमन्यु युवराज को देखा और मन ही मन कहा, पता नहीं आजकल इन दोनों को क्या हो गया, जब देखो मेरे आसपास घूमते रहते हैं। धीरे धीरे दिन ढल गया। अभिमन्यु और युवराज ने एक पल के लिए भी सृष्टि को अकेला नहीं छोड़ा। वही चित्रलेखा की आत्मा जो धुएं का रूप ले चुकी थी, वह झूमर के आसपास ही घूमती रही। वह हर वक्त इंतजार कर रही थी कब अभिमन्यु और युवराज सृष्टि से दूर हो जाएं और वह सृष्टि के शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन अभिमन्यु और युवराज दोनों ने ही उसे एक मौका भी नहीं दिया। वही अवंतिका आज पूरा दिन हवेली में नहीं थी, वह महादेव के मंदिर चली गई थी, शायद उसे कोई पूजा करनी थी या फिर मंत्रों का उच्चारण। अभिमन्यु भी पूरा दिन अवंतिका का इंतजार करता रहा, लेकिन अवंतिका हवेली में नहीं आई। जाने से पहले वह अभिमन्यु को बोलकर गई थी कि वह सृष्टि का ख्याल रखे और अभिमन्यु ने भी अवंतिका को आश्वासन दिया था कि वह सृष्टि का ख्याल रखेगा। रात को सभी ने डिनर कर लिया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही अपने कमरे में थे, वही सृष्टि और सम्राट भी अपने कमरे में थे। सृष्टि और सम्राट दोनों ही बालकनी में खड़े हुए थे। अचानक ही सम्राट ने सृष्टि को पीछे से बाहों में भर लिया और अपना चेहरा सृष्टि की गर्दन में छुपा लिया। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सम्राट के होठ लगातार हरकत करते रहे और सृष्टि शर्मा कर खुद में ही सिमटी रही। सम्राट बहुत देर तक सृष्टि को बाहों में लिए ऐसे ही खड़ा रहा। वही सृष्टि की तो सांसें गहरी हो रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। सम्राट थोड़ा सा दूर हुआ और उसने सृष्टि को गोद में उठा लिया और फिर कमरे में आ गया। सम्राट ने सृष्टि को बेड पर लेटाया और सृष्टि की तरफ झुकने लगा और तभी जोरों से हवाएं चलने लगी। सम्राट ने सृष्टि की तरफ देखा और सृष्टि ने सम्राट की तरफ, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सम्राट ने झुककर सृष्टि के माथे को चूम लिया और फिर बोला, खिड़की बंद करके आता हूँ। सम्राट उठकर अपने कमरे की खिड़कियों को बंद करने लगा। सच में एक तूफान आया हुआ था। सम्राट ने सारी खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। तब तक सृष्टि भी बेड पर बैठ चुकी थी। सम्राट फिर से सृष्टि के पास आया। सम्राट ने अपना माथा सृष्टि के माथे पर लगाया और धीरे धीरे बेड पर सृष्टि के साथ लेट गया। सृष्टि ने कसकर आंखें बंद कर ली। सम्राट फिर से अपने प्यार का एहसास सृष्टि को करवाने लगा और सृष्टि भी आंखें बंद किए हुए सम्राट को महसूस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोते जा रहे थे। सृष्टि के हाथ सम्राट के हाथों में फंसे हुए थे। हर एक पल के साथ सृष्टि की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन सम्राट उसे तो सृष्टि के साथ यह सब करके सुकून मिल रहा था। वह तो आज अपनी और सृष्टि की दूरी खत्म कर देना चाहता था, पूरी तरीके से इस रिश्ते को अपना लेना चाहता था। कुछ वक्त तक दोनों एक दूसरे की सांसों में घुलते गए और तभी सम्राट का फोन रिंग हुआ। सम्राट ने फोन इग्नोर कर दिया, लेकिन सम्राट का फोन कंटिन्यू रिंग हो रहा था। सृष्टि ने अपने दोनों हाथ सम्राट के सीने पर रखे और उसे थोड़ा सा दूर करते हुए कहा, डॉक्टर जी सुन लीजिए, हो सकता है बहुत जरूरी कॉल हो। सम्राट सृष्टि के बराबर में लेटा हुआ बोला, हद हो गई यार, 2 महीने होने वाले हैं शादी को, 2 मिनट चैन से तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया और तुम भी एक बार शिकायत नहीं करती। सृष्टि खिसक कर थोड़ा सा सम्राट के करीब गई और उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मुझे प्यार करने लगे, वरना मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आप जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर मुझसे प्यार करने लगे। मुझे तो लगा कि मैं जिंदगी भर आपका इंतजार ही करती रहूंगी। कहते कहते सृष्टि की आंखें छलक आई। सम्राट ने करवट ली, सृष्टि को अपने नीचे कर लिया और फिर सृष्टि की नाक पर हल्का सा किस करके कहा, सृष्टि तुमने बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं करना। आज मैं तुम्हें होश में कहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। प्यार तो तुमसे तभी हो गया था जब मैं तुमसे पहली बार उस कुएं के पास मिला था।
तुम्हें तो होश भी नहीं था। उसके बाद दादा दादी ने शादी कर दी, तब भी अपने दिल को समझता रहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं दिल तो तुम्हारा हो ही गया था। अब मैं अपने और तुम्हारे बीच की दूरी खत्म करना चाहता हूँ। आज के बाद इन आंसुओं को बाहर मत आने देना, वरना इन आंसू से मेरी पक्की वाली दुश्मनी हो जाएगी। या तो इन आंखों में मेरा प्यार रहेगा या फिर तुम्हारे आंसू। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लेना कि आंखों में तुम में किसी जगह देनी है। सम्राट की इतनी प्यार भरी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सम्राट ने कहा, सृष्टि तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है। कहते हुए सम्राट फिर से सृष्टि की ओर झुकने लगा और तभी सम्राट का फोन फिर से रिंग करने लगा। सम्राट ने उठकर नाइट स्टैंड से अपना फोन उठा लिया। सम्राट फोन पर बात करता हुआ बालकनी में चला गया। सृष्टि ने भी अपने कपड़े ठीक कर लिए। सृष्टि बेड से खड़ी हुई और तभी सम्राट पैनिक होता हुआ अंदर आया और बोला, सृष्टि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, इमरजेंसी है, तुम प्लीज सो जाना, समझी। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सम्राट बाहर की तरह जाने लगा, फिर कुछ सोचकर वापस आया और उसने सृष्टि को कसकर गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमकर कहा, जहाँ इतना इंतजार किया थोड़ा सा और कर लो। सृष्टि ने शर्मा कर सम्राट के सीने पर अपना सिर रख लिया और सम्राट ने सृष्टि के बालों को चूम लिया और फिर अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। सम्राट का कमरे से बाहर निकाला और गार्डन में गया। सम्राट ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चित्रलेखा की आत्मा का धुआं सम्राट की गाड़ी के आसपास मंडराता हुआ सम्राट के साथ ही चला गया। वही जंगल में सक्षम कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ था और उसने देवराज को देखकर कहा, बुलाओ सृष्टि को। चित्रलेखा सम्राट के साथ चली गई। देवराज ने कहा, मालिक आप जानते हैं कि चित्रलेखा के रहते मैं सृष्टि को अपने पास नहीं बुला सकता। आप नहीं जानते, लेकिन मैं चित्रलेखा का गुस्सा जानता हूँ। अभी रहने देते हैं, जब चित्रलेखा सम्राट को मार लेगी तो सृष्टि को बुलाना आसान हो जाएगा। इस पर सक्षम नहीं चिल्लाते हुए अपना एक हाथ कुएं में डाला और देवराज की मुंडी पकड़कर बाहर निकाल लिया। इस वक्त देवराज की सिर्फ मुंडी ही सक्षम के हाथ में थी। सक्षम ने देवराज के बालों को पकड़कर घुमाया और देवराज की मुंडी भी हिलने लगी। सक्षम ने कहा, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरा आदेश टाल दो। तुम मुझे सलाह दोगे? क्या तुम मुझे इतना सलाह देने लायक हो? खुद तो तुम अपनी जान बचा नहीं पाए और अब तुम मुझे सलाह दे रहे हो। मुझे चित्रलेखा से कोई मतलब नहीं, मुझे बस सृष्टि चाहिए और तुम सृष्टि को अपने पास बुलाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अभी के अभी मैं इस कुएं में खोलता हुआ लावा डाल दूंगा, फिर जिंदगी भर इस नरक की आग में जलते रहना। देवराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दीजिए मालिक, मैं अभी सृष्टि को बुलाता हूँ, छोड़ दीजिए। सक्षम ने देवराज के बाल छोड़ दिए और देवराज की मुंडी सीधा कुएं में जाकर गिरी। सक्षम ने कुएं के मुंडेर पर खड़े होकर कहा, आज के बाद मेरा कहा टालने की कोशिश मत करना। कुएं से आवाज आए, माफ कर दीजिए मालिक, आगे से गलती नहीं होगी, मैं अभी सृष्टि को बुलाता हूँ। इतना कहकर देवराज ने सृष्टि को आवाज लगाए, आ जाओ सृष्टि, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सम्राट तुम्हें प्रेम नहीं करता, सम्राट तुम्हें हमेशा अधूरा छोड़कर चला जाता है, तुम्हें मेरी जरूरत है। वही सृष्टि जो कि सम्राट के जाने के बाद सो चुकी थी, उसके कानों में देवराज की आवाज गूंजने लगी और सृष्टि अपनी बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। सृष्टि हमेशा की तरह अपने होश में नहीं थी, वह तो बस आवाज को सुनती हुई हवेली के बाहर चली गई। सृष्टि हवेली के बाहर चली गई, ये बात किसी को नहीं पता चली। युवराज और अभिमन्यु अपने कमरे में सो रहे थे और अवंतिका आज हवेली में थी नहीं। चित्रलेखा के आने से अभिमन्यु और युवराज तो भूल ही गए थे कि देवराज भी सृष्टि के पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए वह निश्चिंत होकर अपने कमरे में सो रहे थे। दूसरी तरफ सृष्टि आवाज का पीछा करती हुई जंगल में पहुंच गई और आवाज उसके कानों में लगातार गूंजती रही, आ जाओ सृष्टि, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें एक दिन मेरे पास ही आना है। सम्राट तुम्हें प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हारा सच्चा प्रेमी मैं हूँ, तुम्हें मेरे पास आना होगा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, सारे संबंध छोड़कर मेरे पास आ जाओ। और सृष्टि भी उस आवाज का पीछा करते हुए कुएं की तरफ चलती गई। वही सम्राट हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी सर्जरी कर रहा था और चित्रलेखा का धुआं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही छत पर घूम रहा था। चित्रलेखा बस सम्राट को ही देख रही थी, सम्राट को ही देखना चाहते थी। चित्रलेखा ऊपर से लेकर नीचे तक बस सम्राट के हाथ पैर चलाना देख रही थी। 1 घंटे बाद सर्जरी पूरी करके सम्राट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसने अपना मास्क उतारा और अपने ग्लव भी उतार दिए। सम्राट फिर अपने केबिन में चला गया। चित्रलेखा का धुआं भी सम्राट के पीछे पीछे उसके केबिन में आ गया। चित्रलेखा का धुआं सम्राट के केबिन की छत पर मंडराने लगा और वही सम्राट ऑपरेशन करके थक गया था, इसलिए वह अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और अपने मोबाइल में स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था।
चित्रलेखा की आत्मा का धुआं सम्राट को देखकर मन ही मन खुद से कह रहा था, अंडस्को कुंवरसा सम्राट आज भी उतने ही सुंदर, शूरवीर, बलवान है। मैं कैसे मारूंगी इन्हें, लेकिन उनकी मृत्यु तो मेरे हाथों ही है। अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगी तो मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा, और मैं अपने प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मुझे कुंवरसा सम्राट की प्राण लेने ही होंगे। कुंवरसा सम्राट के पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मंदाकिनी की बलि चढ़ा दी, हिडिंबा के साथ मिलकर कितना ही काला जादू किया, अपने पिता से बगावत की, लेकिन कुंवरसा सम्राट मेरे नहीं हुए। पर अब कुंवरसा सम्राट को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कुंवरसा सम्राट को मार दूंगी और फिर उनकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि कुएं के पास पहुंच गई थी, और सृष्टि इस वक्त कुएं की मुंडेर पर खड़ी हुई थी। देवराज भी सृष्टि को अपने पास बुला रहा था। सृष्टि के कानों में आवाज गूंज रही थी, सृष्टि सोच क्या रही हो, कूद जाओ। तुम इस कुएं में कूद जाओगी तो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। वही सृष्टि मुंडेर पर खड़ी हुई मधोशी की हालत में कुएं को देख रही थी। कुएं से फिर से आवाज आए, अंडस्को आ जाओ सृष्टि, कूद जाओ, बस कुछ पल, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, सम्राट तुम्हें प्रेम नहीं करता। आ जाओ सृष्टि, कूद जाओ। क्या सृष्टि सच में कूद जाएगी? क्या सक्षम और देवराज की योजना कामयाब होगी? क्या चित्रलेखा सम्राट को पाने में कामयाब होगी? एपिसोड 77। देवराज लगातार सृष्टि को कुएं में कूदने के लिए कह रहा था, और वही सृष्टि कुएं की मुंडेर पर चारों ओर चक्कर लगा रही थी। देवराज ने फिर कहा, अंडस्को सोच क्या रही हो, सृष्टि कूद जाओ। इस पर सृष्टि ने दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को मैं सृष्टि नहीं चित्रलेखा हूँ। देवराज अब कुछ नहीं बोला। चित्रलेखा की आवाज सुनकर देवराज डर गया। सृष्टि मुंडेर से नीचे उतर गई और उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर कुएं में से देवराज का कटा हुआ हाथ निकाला और उसे जंगल की ओर फेंकते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सृष्टि को अपने पास बुलाने की? मैंने कहा था ना, जब तक मैं सम्राट को मार नहीं लेती तुम सृष्टि को अपने पास नहीं बुलाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहकर सृष्टि ने कुएं में फिर हाथ डाला और देवराज का पैर निकालकर जंगल की ओर फेंक दिया। देवराज ने डरते हुए कहा, अंडस्को चित्रलेखा मुझे माफ कर दो, मुझे तो ये सब सक्षम ने करने के लिए कहा था। तुम भी जानती हो मैं सक्षम का ऋणी हूँ और मुझे अपना ऋण चुकाने के लिए सृष्टि के प्राण लेने होंगे। चित्रलेखा ने एक बार फिर कुएं में हाथ डाला और देवराज का दूसरा कटा हुआ हाथ निकाला, उसे जंगल की ओर फेंकते हुए कहा, अंडस्को मैंने तुम्हें सृष्टि के प्राण लेने से मना नहीं किया, लेकिन तुम्हें अभी सृष्टि के प्राण नहीं लेने। जब तक मैं सम्राट को मार नहीं देती तुम सृष्टि को अपने पास नहीं बुला सकते। सम्राट के प्राण लेते ही सृष्टि को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा और वह तुम्हारे बुलाने पर खींची चली आएगी, लेकिन तुम्हें अभी सृष्टि के प्राण नहीं लेने थे। इतना कहकर चित्रलेखा ने फिर से कुएं में हाथ डाला और देवराज का धड़ निकालकर जंगल की ओर फेंक दिया। देवराज गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अंडस्को चित्रलेखा ऐसा मत करो, मेरे अंग कुएं से बाहर मत निकालो। अवंतिका पहले ही मेरे अंग के 27 टुकड़े कर चुकी है। मुझे मेरे अंग बहुत प्यारे हैं, मेरे अंग को मेरे शरीर से दूर मत करो। चित्रलेखा ने कुएं में हाथ डाला और एक और कटा हुआ अंग उसमें से निकालकर जंगल की ओर फेंकते हुए कहा, अंडस्को देवराज तुम्हारी आदतों से मैं भली भांति परिचित हूँ। ये गलती तुमने पहली बार नहीं की है, इससे पहले भी तुम गलतियां कर चुके हो। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी वजह से वह पत्र अभिमन्यु को मिल गया था और अभिमन्यु हमारे राज्य की ओर आ रहा था। चित्रलेखा ने एक बार फिर कुएं में हाथ डाला और एक और अंग कटा हुआ निकालकर जंगल की ओर फेंक दिया। देवराज ने कहा, अंडस्को मैं क्षमा चाहता हूँ। चित्रलेखा मुझे क्षमा कर दो, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वह पत्र खास पत्र है और तुमने उसे हिडिंबा से तैयार करवाया है। मुझे लगा वह आम पत्र जैसा ही है और मैंने अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को वह पत्र दे दिया। चित्रलेखा ने एक और बार कुएं में हाथ डाला और देवराज का एक और अंग निकालकर जंगल की ओर फेंक दिया। चित्रलेखा चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मैंने तुम्हें पहले भी माफ किया था, लेकिन इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे सारे अंग तुम्हारे इस कुएं से दूर कर दूंगी और फिर तुम कभी भी सृष्टि को अपने पास बुला नहीं पाओगे। मुझे सक्षम और अवंतिका की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस सम्राट की मृत्यु चाहिए। मुझे बस सम्राट चाहिए, सम्राट के प्राण चाहिए, और मैं सम्राट के प्राण उसके शरीर से खींचकर रहूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहकर चित्रलेखा ने एक बार फिर कुएं के अंदर हाथ डाला और एक और अंग निकालकर जंगल की ओर फेंक दिया। सृष्टि इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें काली हो गई थी, उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा लाल हो गया था। खुले पल्ले की साड़ी में सृष्टि किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। देवराज ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंडस्को चित्रकला माफ कर दो, एक बार फिर माफ कर दो। तुम्हें सम्राट नहीं मिला इसमें मेरी गलती नहीं, लेकिन मैंने तो दूसरा पत्र सम्राट को हाथ में ही दिया था, तुम्हें भी याद है। पिछला जन्म। देवराज महल के बगीचे में तलवारबाजी की अभ्यास कर रहा था और तभी चित्रलेखा वहां आई। वह गुस्से में देवराज को देख रही थी।
वही देवराज के चेहरे पर चित्रलेखा को देखकर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। देवराज को मुस्कुराता हुआ देखकर चित्रलेखा का गुस्सा दुगना हो गया। उसने तभी एक म्यान से तलवार खींची जो सैनिक लेकर खड़ा हुआ था और सीधा जाकर देवराज की तलवार से अपनी तलवार टकरा दी। चित्रलेखा को गुस्से में देखकर देवराज थोड़ा सा घबरा गया। चित्रलेखा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वह देवराज पर वार किए जा रही थी। चित्रलेखा इस वक्त इतने गुस्से में थी कि अगर देवराज जरा सा भी चूक जाता तो देवराज की गर्दन उसकी धड़ से अलग कर देती। लेकिन देवराज भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वह भी तलवारबाजी में निपुण था, इसलिए वह चित्रलेखा के हर वार को काट रहा था। देवराज हैरान था कि आखिर चित्रलेखा इतना गुस्सा क्यों कर रही है, लेकिन वह स्थिति बात करने की नहीं थी। देवराज जरा सा भी संतुलन खोता तो चित्रलेखा देवराज को मार देती। देवराज और चित्रलेखा दोनों ही बहुत देर तक लड़ते रहे और तभी चित्रलेखा के पिताजी वहां आए। उन्होंने दोनों को लड़ते हुए देखा तो हैरान हो गए। चित्रलेखा के पिताजी ने चित्रलेखा को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, चित्रलेखा ये क्या कर रही हो? देवराज हमारे सेनापति हैं, क्या उसके प्राण लेने की ठान ली है? अपने पिता की आवाज सुनकर चित्रलेखा रुक गई और उसने अपनी तलवार नीचे कर ली और फिर गुस्से में देवराज को देखा और वहां से चली गई। चित्रलेखा के जाते ही देवराज ने राहत की सांस ली। अगर आज चित्रलेखा के पिताजी बीच में नहीं आते तो चित्रलेखा देवराज को मार चुकी होती। पूरे राज्य में चित्रलेखा का गुस्सा विख्यात था। सब जानते थे चित्रलेखा अगर क्रोध में तलवार उठाती है तो सामने वाले को मारकर ही मानती है। ये पहली बार था कि चित्रलेखा ने तलवार उठाए और देवराज को जिंदा छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात देवराज भी अपने कक्ष में गया। वह जाकर बैठी था कि चित्रलेखा गुस्से में उसके कक्ष में आई। चित्रलेखा को देखकर देवराज थोड़ा सा घबरा गया। चित्रलेखा सुलगती हुई आंखों से देवराज को देख रही थी। देवराज ने अपनी घबराहट को नियंत्रित करते हुए पूछा, अंडस्को, क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना क्रोधित क्यों है? चित्रलेखा गुस्से में बोली, अंडस्को, मैंने तुम्हें कहा था कि वह पत्र कुंवरसा सम्राट के हाथ ही लगना चाहिए, लेकिन तुमने वह निमंत्रण पत्र अभिमन्यु को दे दिया और कल अभिमन्यु घोड़े पर सवार होकर हमारे राज्य की ओर आ रहा था। अगर विजयगढ़ के महाराजा को भनक भी लग गई कि मैंने उनके बेटे को वशीकरण करने की कोशिश की है तो वह हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे और फिर तुम हमारे राज्य को बचा नहीं पाओगे। देवराज को अब समझ आ गया कि चित्रलेखा इतना गुस्से में क्यों है। देवराज ने फिर से चित्रलेखा के साथ मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी। देवराज ने बहुत प्यार से कहा, अंडस्को, तो इसमें इतना क्रोध होने की क्या बात है? राजकुमारी, आप ऐसा एक और पत्र दे दीजिए, इस बार मैं स्वयं जाकर कुंवरसा सम्राट को वह पत्र दे दूंगा। चित्रलेखा गुस्से में बोली, अंडस्को, मुझे तुम पर विश्वास नहीं देवराज। इस पर देवराज ने कहा, अंडस्को, इस बार विश्वास करके देखिए, इस बार सम्राट ही घोड़े पर सवार होकर आपके करीब आएगा। चित्रलेखा गुस्से में देवराज को देखने लगी तो देवराज ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, अगर इस बार मैंने आपका कार्य पूर्ण नहीं किया तो आप चाहे तो मेरा सिर धड़ से अलग कर सकती हैं। चित्रलेखा ने अपनी कमरबंद से एक पत्र निकाला और देवराज के हाथों में रखते हुए कहा, अंडस्को, याद रखना देवराज, अगर यह पत्र सम्राट तक नहीं पहुंचा तो आज तो हमने पिताजी की वजह से तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार शरीर के इतने टुकड़े करेंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। देवराज ने वह पत्र अपनी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, अंडस्को, बेफिक्र रहिए राजकुमारी, इस बार सम्राट ही आपके करीब आएगा, ये देवराज का वचन है। चित्रलेखा देवराज के कक्ष से जाने लगी तो देवराज ने चित्रलेखा को रोकते हुए कहा, अंडस्को, लेकिन भूल मत जाना मंदाकिनी, आपको उसे हमारे पास कुछ रात्रि के लिए भेजना होगा। चित्रलेखा ने बिना पलटे कहा, अंडस्को, भेज दूंगी, लेकिन अगर यह पत्र सम्राट को नहीं मिला तो तुम्हें मुक्तिधाम जरूर भेज दूंगी। चित्रलेखा के जाते ही देवराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने एक दुष्ट भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, मंदाकिनी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मंदाकिनी की खूबसूरती को मैं अपनी बाहों में समेट लूंगा। देवराज ने वह पत्र लिया और अगले ही पल महल से बाहर आ गया, फिर अपने घोड़े पर बैठकर उस पत्र को लेकर जयगढ़ की ओर चला गया। एक पहर घोड़ा दौड़ने के बाद देवराज जयगढ़ के नजदीक पहुंच गया। इस बार देवराज खुद ही सम्राट के किले के अंदर आ गया। आज्ञा लेकर देवराज सम्राट से मिलने महल के बगीचे में चला गया। सम्राट इस वक्त महल के बगीचे में टहल रहा था। देवराज सम्राट के पास चला गया। देवराज ने पत्र सम्राट की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, राजकुमार, यह पत्र राजकुमारी चित्रलेखा ने आपके लिए भेजा है। सम्राट ने एक नज़र देवराज को गुस्से में देखा और बोला, अंडस्को, तो जिन हाथों से इस पत्र को लेकर आए हो उन हाथों से इस पत्र को लेकर चले जाओ और चित्रलेखा को हमारा संदेश देना कि उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना व्यर्थ है। इस जन्म में तो हम उनसे विवाह करेंगे नहीं, हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है और हम अपने जीवन साथी से ही विवाह करेंगे। उसके अलावा किसी दूसरी स्त्री को देखना हमारे लिए पाप है। देवराज ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, अंडस्को, कुंवरसा, आप भी जानते हैं
चित्रलेखा राजकुमारी कितनी हठी है, वो आपसे मिले बिना नहीं मानेगी। मैं ये पत्र लेकर चला जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर और कोई पत्र लेकर यहाँ आएगा, आप उसे भी यही उत्तर देंगे। ऐसे तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आपको एक बार राजकुमारी चित्रलेखा से मिलकर उनके वहम को दूर कर देना चाहिए। सम्राट ने सुलगती हुई आंखों से देवराज को देखकर कहा, अंडस्को, तुम चित्रलेखा की संदेशवाहक हो, हमारे सलाहकार नहीं, तो इसलिए बेहतर होगा हमारा सलाहकार बनने की कोशिश ना करो और अपना ये पत्र लेकर यहाँ से चले जाओ। गुस्सा तो देवराज को भी बहुत आ रहा था, लेकिन वह जानता था अगर इस बार उसने वह पत्र सम्राट के हाथ में नहीं थमाया तो चित्रलेखा उसकी गर्दन जरूर अलग कर देगी। देवराज ने अपने गले में विनम्रता लाते हुए कहा, अंडस्को, महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं कह तो सत्य ही रहा हूँ। आपको एक बार राजकुमारी चित्रलेखा से मिल लेना चाहिए। अगर आप उन्हें समझा देंगे तो शायद वह समझ जाए, वरना तो आप भी जानते हैं कि वह अब धीरे धीरे काला जादू का प्रयोग करने लगी। सम्राट बोला, अंडस्को, हम सब जानते हैं और इसी के चलते हम उस दुष्ट राजकुमारी से मिलना नहीं चाहते। हमें उनकी शक्ल से भी नफरत है। चले जाओ यहाँ से और यह पत्र ले जाकर चित्रलेखा को वापस दे दो। देवराज का दिमाग अब खराब होने लगा, लेकिन उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है महाराज, मैं लेकर चला जाता हूँ, लेकिन आप खुद ही देख लेना, कुछ दिनों बाद एक और पत्र आपके पास आएगा। मुझे लगा आप समझदार राजकुमार हैं, तो मेरी बात समझ जाएंगे और चित्रलेखा को समझाने की कोशिश करेंगे। राजकुमारी चित्रलेखा को आपके अलावा और कोई शांत नहीं कर सकता। आप उनसे मिलकर एक बार उनकी इच्छा को पूरा कर दीजिए, वह तो आपके देखने मात्र से ही खुश हो जाती है। हो सकता है आपके समझाने पर वह अपनी जिद छोड़ दे और अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस बार देवराज की योजना काम कर गई और सम्राट ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, लाओ दो, वह पत्र देखना चाहता हूँ। उस पत्र में क्या है? वह हमसे क्या कहना चाहती है? देवराज के चेहरे पर एक दुष्ट भरी मुस्कान आ गई और उसने अपनी कमरबंद से सम्राट के हाथ में रख दिया। सम्राट ने देवराज को जाने के लिए कह दिया। देवराज सिर झुकाकर सम्राट की आज्ञा पाकर वहां से जाने लगा, लेकिन देवराज बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वह देखना चाहता था कि सम्राट उस पत्र को खोलता भी है या नहीं। देवराज धीरे धीरे जाकर एक बड़ी सी दीवार के पीछे जाकर छुपकर सम्राट को देखने लगा। क्या सम्राट राजकुमारी चित्रलेखा के भेजे हुए पत्र को खोलकर देखेगा? क्या चित्रलेखा देवराज के कटे हुए सारे अंग जंगल में फेंक देगी? कौन बचाएगा आज सृष्टि को चित्रलेखा की आत्मा से? एपिसोड 78। सम्राट उस निमंत्रण पत्र को देखता रहा और फिर कुछ सोचकर उसने वह पत्र खोल दिया। जैसे ही वह पत्र खुला, उस पत्र में से एक खुशबू आई। वह खुशबू जैसे ही सम्राट के चेहरे पर गई, सम्राट सम्मोहित हो गया। सम्राट को देखकर ही लग रहा था कि उस पर वशीकरण का असर हो चुका है, इसलिए वह बेसुध सा अपने घोड़े के पास गया, उस पर बैठकर महल से बाहर आ गया। ये सब देखकर देवराज के चेहरे पर दुष्ट भरी मुस्कान आ गई। देवराज भी सम्राट के पीछे पीछे महल से बाहर चला गया। पिछला जन्म समाप्त। चित्रलेखा अभी कुएं में से देवराज के कटे हुए अंगों को निकालकर जंगल की तरफ फेंक रही थी। देवराज ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा, ऐसा मत करो, मैंने तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद ही की थी। इस बार चित्रलेखा के हाथ रुक गए और वह दुगने गुस्से में बोली, अंडस्को, तुम्हारी मदद से क्या होता है? लेकिन कुंवर सा सम्राट ने तो हमें अधूरा ही छोड़ दिया था। वह तो हमारे नजदीक आने के बाद भी हमारे नजदीक नहीं आए। देवराज ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा, मेरे अंग मुझसे दूर कर दोगी तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम तो सम्राट की आत्मा लेकर संतुष्ट हो जाओगी, लेकिन मैं तो एक युग तक यही भटकता रहूंगा। मुझे भी मुक्ति चाहिए और मेरी मुक्ति सक्षम के हाथों में है और सक्षम को सृष्टि चाहिए। चित्रलेखा कुएं की ओर देखती हुई चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, देवराज, यह अंतिम बार तुम्हें माफ करती हूँ। अगर तुमने एक और गलती की तो तुम इस युग क्या युगों युगों तक भटकते रहोगे, तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी। इतना कहकर चित्रलेखा ने जंगल की ओर देखा और देवराज के सारे अंग को देखते ही देखते जाकर कुएं में वापस गिर गए। चित्रलेखा फिर वहां से वापस जाने लगी। तभी सक्षम ने पीछे से चित्रलेखा को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सक्षम की आवाज सुनकर चित्रलेखा पलट गई और सक्षम की तरफ देखकर बोली, अंडस्को, सम्राट की मौत। तुम्हें जो भी चाहिए वह सम्राट की मौत के बाद मिलेगा। जब तक मैं कुंवर सा सम्राट को मार नहीं लेती, तब तक सृष्टि का शरीर तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे इस शरीर के साथ मिलकर ही सम्राट को मारना होगा। मैं इस युग में सृष्टि की आत्मा की वजह से ही आई हूँ और सृष्टि के शरीर के अलावा मैं किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे सृष्टि का शरीर चाहिए। एक बार मैंने सम्राट को मार दिया तो तुम इस शरीर का कुछ भी करो, लेकिन जब तक मैं सम्राट को नहीं मार देती, तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। सक्षम कुछ बोलता है उससे पहले ही चित्रलेखा ने सुलगती हुई आंखों से फिर कहा, अंडस्को, सक्षम, हद में रहो। मेरी तुम्हारी लड़ाई हुई तो तुम्हारा जीतना मुश्किल है।
क्योंकि हारूंगी मैं भी नहीं, इसीलिए कहती हूँ मेरे रास्ते में मत आना, वैसे भी सम्राट की मृत्यु के बाद तुम्हारा ही फायदा है। सक्षम सुलगती हुई आंखों से चित्रलेखा को देख रहा था और चित्रलेखा एक डेविल मुस्कान सक्षम को पास करके चली गई। सक्षम भी कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और जोरों से चिल्लाने लगा। इस वक्त सक्षम का रूप बहुत ही भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था सक्षम अपना रूप बदलना चाहता है, लेकिन कुछ सोचकर सक्षम रुक गया और फिर से 5 साल के बच्चे में ही आ गया। सक्षम ने एक बार कुएं की तरफ देखा और फिर किसी जानवर की तरह भागता हुआ जंगल में चला गया। जंगल में जाकर सक्षम ने सबसे पहले एक चीते का शिकार किया। चीते का शिकार करने के बाद उसका मांस खाने के बाद सक्षम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वही चित्रलेखा को आज बहुत अच्छा मौका मिल गया, वह आज ही सम्राट को मार देना चाहती थी। चित्रलेखा चलती रही और चलती चलती सम्राट के अस्पताल जा पहुंची। हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए वहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी। रात का वक्त था, सब पेशेंट के कमरों की लाइट ऑफ थी। चित्रलेखा हॉस्पिटल के अंदर आ गई और सम्राट के केबिन की ओर बढ़ती चली गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि को पीछे से युवराज और अभिमन्यु देख रहे थे। अभिमन्यु रात को पानी पीने के लिए उठा तो उसने बालकनी का गेट खुला हुआ देखा। अभिमन्यु ने बालकनी का गेट बंद करने के लिए जैसे ही बालकनी की तरफ आया तो उसकी नज़र हवेली के गार्डन के मेन गेट पर गई, जो खुला हुआ था। उसे देखकर अभिमन्यु की आंखें हैरानी से फैल गई और वह भागता हुआ सृष्टि के कमरे में आया, लेकिन वहां ना सृष्टि थी और ना ही सम्राट। अभिमन्यु ने युवराज को जगाया और दोनों ही सृष्टि को ढूंढने के लिए निकल गए। दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए कुएं के पास गए, लेकिन कुएं के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। अभिमन्यु और युवराज दोनों ही हैरान हो गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सृष्टि कहाँ जा सकती है। दोनों फिर से गाड़ी में बैठे और गाड़ी हवेली की तरफ ले आए और तभी उन्होंने सृष्टि को उस रास्ते जाते हुए देखा जहां सम्राट का हॉस्पिटल था। अभिमन्यु ने सृष्टि को देखा तो समझ गया कि इस वक्त सृष्टि उस चित्रलेखा की आत्मा की कैद में है, लेकिन युवराज ये बात समझ नहीं पाया। दोनों को ही सृष्टि की कमर दिखाई दे रही थी और कमर देखकर दोनों अंदाजा नहीं लगा सकते थे, लेकिन अभिमन्यु ने अंदाजा लगा लिया था। अभिमन्यु ने युवराज की कोहनी पर अपनी कोहनी मारते हुए कहा, अंडस्को। युवराज जाकर सृष्टि को हाथ पकड़ कर लेकर, वरना वह सम्राट के पास पहुंच जाएगी। फिर सम्राट 10 सवाल करेगा और हम उसके सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे, और अगर हमने उसके सवालों का जवाब दे भी दिया तो वह हमारी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, जाकर भाभी को लेकर आ जा। युवराज ने भी बिना सोचे समझी जल्दी जल्दी सृष्टि के पास गया। सृष्टि ने तभी सम्राट की केबिन का हैंडल टच किया हुआ था और युवराज ने सृष्टि की कलाई पकड़ ली और बिना सृष्टि की तरफ देखे उसे खींचने लगा, लेकिन युवराज से सृष्टि खींच नहीं रही थी। और यह नज़ारा देखकर अभिमन्यु ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। अभिमन्यु को शक था कि चित्रलेखा की आत्मा सृष्टि के शरीर में है, लेकिन अब सृष्टि को देखकर समझ गया था कि सृष्टि चित्रलेखा की आत्मा की कैद में है। वहीं युवराज तो बिना सृष्टि की तरफ देख सृष्टि को खींच रहा था। अभिमन्यु की तो आंखें बाहर आ गई थी, उसे डर भी लग रहा था क्योंकि इस वक्त सृष्टि बहुत ही भयानक लग रही थी। वहीं युवराज बार बार खींचने की कोशिश कर रहा था और फिर अचानक ही पलटकर बिना सृष्टि की तरफ देख बोला, अंडस्को। अरे भाभी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, वरना सम्राट को पता चल जाएगा। इतना कहकर युवराज की नज़र सृष्टि से टकराई। सृष्टि की आंखें एकदम काली थी। युवराज ने जैसे ही सृष्टि को देखा उसका हाथ छोड़ दिया। युवराज डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु ने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि अगर वह चिल्ला पड़ता तो आवाज सम्राट के कानों तक चली जाती। अभिमन्यु ने युवराज को देखकर इशारों में पूछा, अंडस्को, तलवार कहाँ है? लेकिन युवराज तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, वह तो सृष्टि को देखकर कांप रहा था। फिर भी उसने इशारों में कहा, अंडस्को, गाड़ी में। अभिमन्यु ने भी दांत पीसते हुए खुद से कहा, अंडस्को, गाड़ी में वो युद्ध लड़ रही है, साथ में लेकर क्यों नहीं आया? युवराज अभिमन्यु के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एक तो वह तीनों ही सम्राट की केबिन के बाहर खड़े थे, ऊपर से चिल्ला भी नहीं सकते थे, तलवार भी उनके पास नहीं थी और सृष्टि उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ऊपर से अगर अवंतिका को पता चल जाता कि चित्रलेखा ने फिर से सृष्टि के शरीर में प्रवेश कर दिया है तो इस बार तो वह अभिमन्यु को जान से ही मार देगी। युवराज के मुंह से धीरे धीरे हनुमान चालीसा निकलने लगी। अंडस्को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। युवराज तो कांप रहा था और हनुमान चालीसा का जाप किया जा रहा था। वही अभिमन्यु, डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन वह जानता था इस वक्त कुछ करना जरूरी है, वरना सम्राट के सामने सच्चाई आ जाएगी और फिर वह चाहकर भी सम्राट को संभाल नहीं पाएंगे। अभिमन्यु थोड़ा आगे आया और उसने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, युवराज, डरने का टाइम नहीं है, सृष्टि का एक हाथ तू पकड़ और एक मैं। ये सुनते ही सृष्टि ने घूर कर अभिमन्यु को देखा और हवा तो अभिमन्यु की भी खराब हो गई।
लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु ने सृष्टि का एक हाथ पकड़ लिया और युवराज ने भी कांपते हाथों से सृष्टि का दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों ही सृष्टि को खींच रहे थे, लेकिन सृष्टि उन दोनों से हिल भी नहीं रही थी। वही सृष्टि गुस्से में दोहरी आवाज में बोली, अंडरस्को छोड़ दो मुझे वरना पछताओगे, सम्राट से पहले तुम दोनों को मार दूंगी। अभिमन्यु लगभग रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, अंडरस्को देखो धीरे बात करो वरना सम्राट सुन लेगा। सृष्टि को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वह कुछ बोलने को हुई तो युवराज ने हिम्मत करके सृष्टि के मुंह पर हाथ रख दिया और सृष्टि ने युवराज के हाथ पर काट लिया। युवराज चिल्लाना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु ने अपना एक हाथ युवराज के मुंह पर रख दिया। युवराज के तो आंसू आ गए, क्योंकि सृष्टि ने बहुत तेज युवराज के हाथ पर काटा था। युवराज ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाया और अभिमन्यु ने भी अपना हाथ युवराज के मुंह से हटा लिया। फिर दोनों जैसे तैसे सृष्टि को खींचकर उस कॉरिडोर से ले गए। दोनों ही जैसे तैसे सृष्टि को अस्पताल के गार्डन तक खींच लाए थे कि सृष्टि ने अपना हाथ हल्का सा झटका और युवराज दूर जाकर गिरा। वहीं उसने जब अभिमन्यु को गिराने की कोशिश की तो अभिमन्यु चित्रलेखा से नहीं गिरा। अभिमन्यु ने अब भी कसकर चित्रलेखा का हाथ पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु को भी समझ नहीं आ रहा था कि चित्रलेखा की शक्ति का असर उस पर क्यों नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल वह ये सब सोचने की हालत में नहीं था। उसने कसकर चित्रलेखा का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर युवराज को देखकर कहा, अंडरस्को मेरी शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी से उठ और गाड़ी में से तलवार निकाल। युवराज उठा और गाड़ी की तरफ भागता हुआ गया। इतने में सृष्टि ने दोहरी आवाज में फिर कहा, अंडरस्को अभिमन्यु मेरे रास्ते में मत आओ, तुम पहले भी मेरे रास्ते में आ चुके हो। उस वक्त तो तुम्हें सम्राट ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को मैं मार दूंगी। मुझे सम्राट चाहिए, हर हालत में चाहिए, और तुम मुझे मेरे सम्राट से दूर नहीं कर सकते। अभिमन्यु इतना तो समझ रहा था कि हो ना हो शायद वह भी पिछले जन्म में इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे जुड़ा है वह ये बात नहीं जानता था। अभिमन्यु जानता था कि उसके सारे सवालों का जवाब अवंतिका के पास है, लेकिन अवंतिका गुस्से में उसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। सृष्टि ने एक बार फिर से अभिमन्यु का गला पकड़ लिया और अभिमन्यु अपने दोनों हाथों से गला छुड़ाने की कोशिश करता रहा। सृष्टि गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी और अभिमन्यु अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वही सृष्टि के चेहरे पर एक दुष्ट भरी मुस्कान थी। अभिमन्यु ऑलमोस्ट बेहोश होने को था, लेकिन तभी युवराज तलवार ले आया और उसने वह तलवार सृष्टि के सामने कर दी। तलवार को देखकर चित्रलेखा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन तलवार देखकर वह थोड़ा सा डर गई और फिर सृष्टि के शरीर से एक धुआं निकला। सृष्टि बेहोश होकर गिर जाती, लेकिन अभिमन्यु ने उसे संभाल लिया। अभिमन्यु और युवराज दोनों ने ही राहत की सांस ली, लेकिन सृष्टि के शरीर से निकाला वह धुआं उन्हीं के आसपास चक्कर लगा रहा था। उस धुएं को देखकर युवराज थोड़ा सा डर गया और उसने अभिमन्यु से कहा, अंडरस्को यार यह चली क्यों नहीं जाती। इस पर अभिमन्यु बोला, अंडरस्को जब तक ये तलवार हमारे पास है ये हमारे पास नहीं आएगी, तो तुम डरो मत, फिलहाल भाभी को लेकर घर चलते हैं। सम्राट ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी, वैसे भी अवंतिका को पता चल गया तो अवंतिका भी हमारा ही सिर फोड़ेगी, चल लेकर चलते हैं। वह आत्मा वही चक्कर लगाती रही और अभिमन्यु ने सृष्टि को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं युवराज भी तलवार लेकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। दोनों सही सलामत सृष्टि को हवेली ले आए। वह धुआं भी उनके पीछे पीछे हवेली तक आ गया। क्या होगा जब अवंतिका को पता चलेगा? क्या सृष्टि कभी जान पाएगी कि उसके अंदर चित्रलेखा की आत्मा आती है? एपिसोड 79। अगली सुबह अवंतिका गार्डन में खड़ी हुई थी और युवराज और अभिमन्यु दोनों ही सिर झुकाए उसके सामने खड़े थे। अवंतिका बहुत गुस्से में दोनों को देख रही थी। तीनों के बीच खामोशी थी। अभिमन्यु के अंदर अवंतिका से बात करने की हिम्मत नहीं थी, वही अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को कुछ कहना नहीं चाहती थी। तभी युवराज ने खामोशी तोड़ते हुए चोर नजर से अवंतिका को देखते हुए कहा, अंडरस्को अवंतिका हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। युवराज इससे ज्यादा कुछ बोलता उससे पहले ही अवंतिका युवराज को गुस्से में देखने लगी। युवराज ने अपनी नजरें झुकाकर अभिमन्यु को कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को भाई तू ही संभाल सकता है। अवंतिका गुस्से में बोली, अंडरस्को भाई भी नहीं संभाल सकता, मैंने आप दोनों को सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है और आप उस जिम्मेदारी को ठीक से निभा भी नहीं पाए। अगर जिम्मेदारी निभानी नहीं थी तो उस चित्रलेखा को इस युग में बुला क्यों लिया? अभिमन्यु थोड़ा सा गुस्से में बोला, अंडरस्को यार अवंतिका तुम तो हर बात पर ताने मारने लगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने उसे किटी पार्टी के लिए इनवाइट किया हो। मुझे क्या पता कि हम हिप्नोटाइज करेंगे और वह इस युग में आ जाएगी। कल रात दोनों भाई जैसे तैसे सृष्टि को घर लेकर आए हैं, वरना उस चित्रलेखा ने तो हम दोनों को मारने का प्लान बना लिया था। अवंतिका ने गुस्से में अभिमन्यु को देखा तो अभिमन्यु ने अपनी छोटी आंखें की और उसे सॉरी बोल दिया। अभिमन्यु की मासूमियत देखकर अवंतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
वो उस मुस्कुराहट को छुपाना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु ने फिर भी नोटिस कर लिया। अवंतिका पलट गई ताकि अभिमन्यु उसकी मुस्कुराहट न देखे, लेकिन अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को पलटने से क्या होगा, मैंने देख ली तुम्हारी मुस्कुराहट। ये सुनते ही अवंतिका के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई और फिर वह मन ही मन बोली, अंडरस्को राणा साहब नहीं सुधरेंगे। अचानक अवंतिका ने अभिमन्यु के होठ अपने कान पर महसूस किए। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, अंडरस्को अवंतिका तुम सुधारोगी तो शायद सुधर जाओ। कुछ सेकंड के लिए अवंतिका के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। फिर उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल किया और पीछे पलटकर अभिमन्यु के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्को राणा साहब कितनी बार कहा हद में रहा कीजिए। अवंतिका के ऐसा करने से अभिमन्यु हैरान हो गया। वहीं युवराज को हंसी आ गई और उसने अभिमन्यु को देखकर कहा, अंडरस्को भाई ये तुझसे नहीं पटेगी। युवराज की बात सुनकर अवंतिका ने गुस्से में युवराज को देखा और युवराज चुप हो गया। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को पटेगी, मुझसे ही पटेगी, मेरे अलावा किसी से नहीं पटेगी। तू देख लियो, इस राजकुमारी को तो मैं तेरी भाभी बनाकर ही मानूंगा। अवंतिका ने गुस्से में अभिमन्यु युवराज को देखा और अंदर जाने लगी, लेकिन तभी अभिमन्यु ने अवंतिका की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडरस्को ये हुआ मजाक, अब सच बताओ यह चित्रलेखा सम्राट के पीछे क्यों पड़ी है। अवंतिका कुछ रिएक्ट करती है उससे पहले ही अभिमन्यु ने अवंतिका को उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को अवंतिका बहुत हो गया तुम्हारा, मैं जब भी कुछ पूछता हूँ तुम टाल जाती हो, लेकिन आज तुम टाल नहीं सकती। बताओ मुझे यह आफत सम्राट के पीछे क्यों पड़ी है और यह हमेशा सृष्टि के शरीर में ही प्रवेश क्यों करती है। मानता हूँ मैं और युवराज दोनों ने कल लापरवाही की है, लेकिन कल ही हम दोनों ने पूरी रात सृष्टि को आसपास के जंगलों में ढूंढा है। पूरी रात दोनों भटकते रहे, पूरी रात सृष्टि के लिए परेशान होते रहे। चित्रलेखा को सृष्टि के शरीर में देखकर हम दोनों की रूह कांप गई थी। सृष्टि को कल रात मैंने देखा था, उस बेचारी को तो कुछ याद भी नहीं रहता, पूरी तरीके से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। अवंतिका ने कहा, अंडरस्को छोड़ो राणा साहब, ये सही समय नहीं है। अभिमन्यु बोला, अंडरस्को वह सब मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता, आखिर यह चित्रलेखा सम्राट के पीछे क्यों पड़ी है। जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अवंतिका आज अभिमन्यु की आंखों में सच सुनने का जुनून देख रही थी। अवंतिका समझ गई कि इस बार अभिमन्यु को वो टाल नहीं सकती। आखिर अभिमन्यु ने सच सुनने के लिए कितना इंतजार किया था और अवंतिका हर बार टल जाती थी, इसलिए अवंतिका ने फाइनली अभिमन्यु को सच बताने की सोची। अवंतिका बोली, अंडरस्को बताती हूँ राणा साहब। अभिमन्यु ने उसे एक वार्निंग वाली लुक दी, जैसे कहना चाहता हो कि स्मार्टनेस मत दिखाना, और फिर अवंतिका को खुद से दूर कर दिया। अवंतिका बोली, अंडरस्को क्योंकि चित्रलेखा पिछले जन्म में राणा साहब से प्रेम करती थी, एक तरफा प्रेम। पिछला जन्म सम्राट वशीकरण में बंधा हुआ था, उसे सुध नहीं थी वह कहाँ जा रहा था। उसका घोड़ा बस चित्रलेखा के महल की ओर दौड़ता जा रहा था। वही यह सब देवराज ने देखा तो उसके चेहरे पर दुष्ट भरी मुस्कान आ गई और देवराज ने भी अपना घोड़ा सम्राट के पीछे दौड़ा दिया, लेकिन देवराज सम्राट के पहुंचने से पहले ही चित्रलेखा के महल में पहुंच गया। देवराज जल्दी से चित्रलेखा के कक्ष में गया और वहां जाकर बोला, अंडरस्को राजकुमारी कुंवरसा सम्राट हमारे महल की ओर ही आ रहे हैं। ये सुनकर चित्रलेखा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने देवराज को देखकर उल्लास के साथ कहा, अंडरस्को क्या कह रहे हो देवराज, क्या ये सत्य है। इस पर देवराज ने कहा, अंडरस्को अगर आपको विश्वास नहीं तो महल की मुंडेर पर जाकर देख लीजिए। चित्रलेखा ने अपना लहंगा उठाया और जल्दी से कक्ष से बाहर जाने लगी। वह पूरी तरीके से एक कक्ष से बाहर चली जाती उससे पहले ही देवराज ने कहा, अंडरस्को राजकुमारी कुछ भूल रही है आप। चित्रलेखा रुक गई और बोली, अंडरस्को देवराज जाकर अपने भवन में मंदाकिनी की प्रतीक्षा करो, कुछ ही क्षण में मैं उसे तुम्हारे भवन में भेज दूंगी। ये सुनकर देवराज के चेहरे पर दुष्ट भरी मुस्कान आ गई। चित्रलेखा जा पाती उससे पहले ही देवराज ने फिर कहा, अंडरस्को लेकिन मुझे मंदाकिनी कुछ दिनों के लिए चाहिए। इस पर चित्रलेखा मुड़कर हंसकर बोली, अंडरस्को कुछ दिनों के लिए क्या, चाहे तो कुछ महीनों के लिए रख सकते हो। देवराज ने कहा, अंडरस्को मानना पड़ेगा राजकुमारी, तुम सच में प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि तुमने अपनी सखी को भी अपने प्रेम को पाने के लिए प्रयोग कर लिया। मैं तो सोचता था इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं, लेकिन तुम तो मुझे भी 4 कदम आगे हो। चित्रलेखा देवराज के करीब आकर बोली, अंडरस्को मंदाकिनी हमारी कोई सखी नहीं बल्कि दासी है। उसे तो खुश होना चाहिए कि हमने उसे सखी की उपाधि दी है, लेकिन सखी की उपाधि देने से सच्चाई बदल नहीं जाती है, तो वह हमारी दासी ही तो हमेशा दासी रहेगी, और दासी का तो कार्य ही अपने स्वामी की बात मानना है, और आज से हमने अपनी दासी तुम्हें उपहार में दी। इतना कहकर चित्रलेखा अपने कक्ष से बाहर चली गई।
वही देवराज के चेहरे पर फिर से एक दुष्ट भरी मुस्कान आ गई। चित्रलेखा सीधा महल की मुंडेर पर पहुंची। उसने दूरबीन से देखा तो सच में सम्राट उसके महल के नजदीक आ गया था। सम्राट को देखकर चित्रलेखा के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। चित्रलेखा ने खुश होकर दूरबीन को दासी को दे दिया और मुंडेर से नीचे आ गई। चित्रलेखा ने ताली बजाई और तभी चित्रलेखा की कई दासियां उसके सामने आ गई। चित्रलेखा ने खुश होकर कहा, अंडस्को, पूरे महल में दिए जला दो, फूलों की खुशबू महल के हर कोने में से आनी चाहिए। हमारा कक्ष ऐसे सजा दो जैसे नवविवाहिता का सजाया जाता है, और यह सब बहुत तीव्र गति से करो। चित्रलेखा का आदेश पाकर वह सारी दासियां वहां से चली गई और अपने अपने काम में लग गई। चित्रलेखा ने फिर मंदाकिनी के कक्ष का रुख किया। मंदाकिनी उस वक्त अपने कक्ष में दिया जला रही थी। क्योंकि रात होने वाली थी तभी उसकी नज़र चित्रलेखा पर गई। चित्रलेखा को देखकर मंदाकिनी ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, आओ चित्रलेखा, आज मेरे कक्ष में। चित्रलेखा बोली, अंडस्को, हमें तुमसे कुछ काम था। मंदाकिनी ने कहा, अंडस्को, राजकुमारी बताओ क्या काम था। चित्रलेखा ने एक पत्र मंदाकिनी के हाथ में रखते हुए कहा, अंडस्को, इसे जाकर देवराज को दे दो। ये सुनते ही मंदाकिनी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा चित्रलेखा के सामने जाहिर नहीं किया। चित्रलेखा समझ गई कि मंदाकिनी को गुस्सा आ गया है। मंदाकिनी ने चित्रलेखा की तरफ देखकर अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा, तुम्हारे महल में तो कितने सारे सैनिक हैं। उनमें से किसी एक से कह दो, मैं देवराज के पास नहीं जाना चाहती। वैसे भी रात हो गई है और सब जानते हैं कि रात को देवराज मदिरा में डूबा रहता है, और हो भी सकता है उसके पास कोई दासी भी हो। इस वक्त मुझे उसके भवन में जाना ठीक नहीं लगता। चित्रलेखा जानती थी कि अगर मंदाकिनी को प्यार से समझाएगी तो वह कभी नहीं समझेगी, इसलिए चित्रलेखा ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, मंदाकिनी, तुम मुझे मना कर रही हो। तुम शायद भूल गई मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और तुम राजकुमारी को मना कर रही हो। मंदाकिनी परेशान होती हुई बोली, अंडस्को, चित्रलेखा, समझने की कोशिश करो, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा। तुम जानती हो देवराज की नीयत मुझ पर ठीक नहीं। इस वक्त मैं उसके भवन में नहीं जाना चाहती। मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ, मुझे उसके भवन में नहीं जाना। ये पत्र मैं किसी सैनिक को दे देती हूँ, वह दे आएगा। अब चित्रलेखा को गुस्सा आ गया और उसने मंदाकिनी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोली, अंडस्को, मंदाकिनी, मत भूलो तुम मेरी सिर्फ एक दासी हो और तुम्हें मेरा आदेश टालने की अनुमति नहीं है। मत भूलो कि तुम सिर्फ एक दासी हो और मैंने तुम्हें अपनी सखी का दर्जा दिया है। अगर मैंने तुम्हें ये पत्र देवराज को देने के लिए कहा है तो तुम ही जाओगी, कोई और नहीं, समझी। अब ये पत्र लो और जाओ यहाँ से और देवराज के हाथ में ही देना। चित्रलेखा की बात सुनकर मंदाकिनी का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था। मंदाकिनी ने हमेशा ही चित्रलेखा को अपनी सखी समझा और हमेशा ही उसे सही सलाह दी थी, लेकिन चित्रलेखा ने तो एक ही झटके में मंदाकिनी की जगह उसे दिखा दी थी। मंदाकिनी को बता दिया था कि वह सिर्फ एक दासी है और दासी को अपने स्वामी का आदेश नहीं टालना चाहिए। मंदाकिनी ने भी अब चित्रलेखा की ओर नहीं देखा। उसने हाथ जोड़कर चित्रलेखा को प्रणाम किया और फिर पत्र लेकर वहां से चली गई। मंदाकिनी चल तो रही थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदाकिनी पत्र लेकर देवराज के भवन के बाहर खड़ी थी। वही देवराज अपने भवन के अंदर अपने कक्ष में मदिरापान कर रहा था और मंदाकिनी का आने का इंतजार कर रहा था। देवराज ने भी अपने कमरे में फूलों की खुशबू फैला रखी थी। उसे आज मंदाकिनी चाहिए थी। देवराज न जाने कब से मंदाकिनी पर नजर गिराए बैठा था, लेकिन वह जानता था कि मंदाकिनी चित्रलेखा की खास सखी है, इसलिए उसने कभी भी मंदाकिनी के साथ बलपूर्वक उसे पाने का प्रयास नहीं किया था। लेकिन आज चित्रलेखा ने खुद ही मंदाकिनी को देवराज को उपहार के तौर पर दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ सम्राट महल के भीतर आ गया। सम्राट घोड़े से उतरा और सीधा चित्रलेखा की कक्ष की ओर जाने लगा। सम्राट ऐसे चल रहा था जैसे उसे चित्रलेखा का कक्ष पता हो। वह सीधा चित्रलेखा के कक्ष में ही गया। जैसे ही उसने चित्रलेखा को देखा, अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अंडस्को, चित्रलेखा, मैं आ गया। वही चित्रलेखा सम्राट को देखकर खुश हो गई और भागते हुए आए और उसने सम्राट को गले लगा लिया। सम्राट ने भी वशीकरण के कारण अपनी बाहें चित्रलेखा पर कस दी। वही सृष्टि अपने महल में महादेव की आरती कर रही थी, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, और तभी सृष्टि की आरती का दिया बुझ गया। जैसे ही सृष्टि ने आरती का दिया देखा, सृष्टि की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे घबराहट होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, है मेरे महादेव, मेरे कुंवर सा ठीक हो, उन्हें कुछ न हुआ हो। तभी वहां अवंतिका आए और अवंतिका ने आरती का दिया जलाकर कहा, अंडस्को, घबराओ मत, सृष्टि तुम्हारे कुंवर सा को कुछ नहीं होगा। हमने पिताश्री से बात की है, बहुत जल्द वह तुम्हारी शादी का प्रस्ताव जयगढ़ भेज देंगे। ये सुनकर सृष्टि खुश तो हो गई, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई। सृष्टि ने कहा, अंडस्को, जी बहुत घबराहट हो रही है। क्या सम्राट चित्रलेखा के घटिया इरादों से बच जाएगा? क्या मंदाकिनी देवराज के कक्ष में जाएगी? क्या सृष्टि की घबराहट कम होगी?
एपिसोड 80। अवंतिका ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, अंडरस्को सृष्टि अभी से घबराहट हो रही है। अभी तो पिताश्री ने निमंत्रण भेजा भी नहीं। इस पर सृष्टि ने थोड़ा सा नाराज होकर कहा, अंडरस्को जी परेशान मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुंवरसा सम्राट को कुछ हो तो नहीं जाएगा। अवंतिका बोली, अंडरस्को सृष्टि शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कुंवरसा सम्राट तो जन्मों जन्मों के लिए तुम्हारे ही हैं। आखिर तुमने उन्हें पाने के लिए महादेव की इतनी पूजा अर्चना जो की है, महादेव कभी भी तुम्हें तुम्हारे कुंवरसा सम्राट से दूर नहीं करेंगे। धीरज रखो, उन्हें कुछ नहीं होगा, जयगढ़ के युवराज है वह, भला उन्हें क्या होगा। अवंतिका सृष्टि को समझा तो रही थी, लेकिन सृष्टि अवंतिका की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे तो अब भी अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। सृष्टि ने फिर कहा, अंडरस्को जीजे आप तो जानती हैं हमारा कोई भाई नहीं, मेरे लिए तो आप ही मेरी बहन है और आप ही मेरे भाई, इसलिए मैं अपने मन की बात आपको बताती हूँ। इस समय मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुंवरसा सम्राट मुझसे दूर हो जाएंगे। कहते कहते सृष्टि रोने लगी। अवंतिका कभी भी सृष्टि को रोते हुए नहीं देख सकती थी। अवंतिका बिल्कुल एक माँ की तरह सृष्टि का ख्याल रखती थी। सृष्टि की आंखों में एक आंसू अवंतिका को बर्दाश्त नहीं होता था। अवंतिका ने सृष्टि को गले लगाते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करती हूँ, अपने सैनिकों से कहकर पता लगवाती हूँ कि कुंवरसा सम्राट कहाँ पर है। लेकिन तुम अगर रोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, देखो तुम भी जानती हो तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। अचानक की सृष्टि चुप हो गई और सुबकते हुए बोली, अंडरस्को हमें वचन दीजिए कि आप कुंवरसा सम्राट को ढूंढ लेंगी और जल्द से जल्द हमें संदेश भिजवाएंगी कि वह ठीक है। अवंतिका ने सृष्टि का हाथ देखा जो उसने वचन मांगने के लिए बढ़ाया था। अवंतिका ने अपना हाथ सृष्टि के हाथ के ऊपर रखते हुए कहा, अंडरस्को मैं वचन देती हूँ सदैव तुम्हें और तुम्हारे कुंवरसा सम्राट को हर मुसीबत से बचाऊंगी, अब तुम चुप हो जाओ। सृष्टि चुप हो गई और अवंतिका ने सृष्टि के माथे को चूम लिया। अवंतिका वहां से जाने लगी और सृष्टि महादेव की मूर्ति के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अवंतिका महल के मंदिर से बाहर आ गई। उसने एक सैनिक से कहकर अपनी तलवार मंगवाए और उसे म्यान में रखते हुए बोली, अंडरस्को सेनापति को बुलाकर लाओ। और थोड़ी देर में अवंतिका के सामने महल के सारे सैनिक आ गए। अवंतिका ने सेनापति को देखकर कहा, अंडरस्को सेनापति महोदय हमें अभी के अभी ज्ञात करना है कि कुंवरसा सम्राट कहाँ पर है। अपने सैनिकों को हर दिशा में दौड़ा दो और हमें जल्द से जल्द जानकारी लाकर दो। सेनापति आज्ञा पाकर अपने सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। अवंतिका भी अपने घोड़े पर बैठकर कुछ सैनिकों के साथ महल से निकल गई। सूरज ढल चुका था, धीरे धीरे अंधेरा चारों ओर पसर गया था, लेकिन अवंतिका अपने सैनिकों के साथ अभी सम्राट की खोज खबर लेने महल से निकल चुकी थी। अवंतिका ने सबसे पहले विजयगढ़ की ओर रुख किया, क्योंकि विजयगढ़ अवंतिका के राज्य से ज्यादा दूर नहीं था। वही विजयगढ़ की मुंडा पर जो सैनिक पहरा दे रहे थे, उन्होंने अवंतिका का घोड़ा अपने राज्य की ओर जाकर आते हुए देखा तो महाराज को खबर करने चले गए। वह सैनिक महाराज तक पहुंचते उससे पहले ही उन्हें रास्ते में अभिमन्यु मिल गया। अभिमन्यु ने पूछा, अंडरस्को क्या हुआ, सैनिक हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो। इस पर सैनिक ने कहा, अंडरस्को युवराज कुछ घुड़सवार हमारे राज्य की ओर आ रहे हैं। अभिमन्यु ने भी सैनिक की बात सुनकर मुंडेर पर चढ़कर देखा। अभिमन्यु ने फिर दूरबीन से देखा तो उसे अवंतिका दिखाई दी, लेकिन अवंतिका ने अपना चेहरा ढका हुआ था, पर अभिमन्यु समझ गया कि वह अवंतिका है। अभिमन्यु ने सैनिक की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को वह हमारे मित्र है, हम उनसे मिलकर आते हैं, तुम महाराज को कुछ मत बताना। सैनिक आज्ञा पाकर वहां से चला गया और अभिमन्यु राजमहल से बाहर आ गया। अभिमन्यु अपने घोड़े पर बैठा और अवंतिका की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु का घोड़ा अवंतिका के सैनिकों की टुकड़ी के पास पहुंच गया। अभिमन्यु ने अवंतिका को देखकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ अवंतिका, तुम यहाँ, वह भी इस वक्त। अवंतिका को हैरानी हुई कि अभिमन्यु ने उसे बिना चेहरा देखे पहचान लिया। अवंतिका कुछ बोली नहीं, लेकिन अभिमन्यु अवंतिका की बातों को समझते हुए बोला, अंडरस्को हैरान होने की जरूरत नहीं है अवंतिका, तुम्हें तो मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ। अवंतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों पर चमक साफ दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु भी अवंतिका को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडरस्को बताओ अवंतिका इस वक्त हमारे राज्य की ओर। इस पर अवंतिका ने कहा, अंडरस्को मेरी बहन सृष्टि को कुंवरसा सम्राट की फिक्र हो रही है, उसे लगता है कि कुंवरसा सम्राट किसी मुसीबत में है, आपसे पूछने आई थी क्या कुंवरसा सम्राट आपके साथ है। अभिमन्यु ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, कुंवरसा सम्राट तो जयगढ़ में ही है। ये सुनते ही अवंतिका की आंखें फैल गई और तभी एक सैनिक घोड़े पर उनके पास आकर बोला, अंडरस्को राजकुमारी हमारे एक सैनिक ने कुंवरसा सम्राट को चित्रलेखा के राज्य की ओर जाते हुए देखा।
ये सुनते ही अभिमन्यु और अवंतिका दोनों ही हैरान हो गए। अभिमन्यु को समझते देर नहीं लगी कि ये सब चित्रलेखा ने काले जादू से किया है। अवंतिका और अभिमन्यु दोनों ने अपने सैनिकों के साथ घोड़े चित्रलेखा के राज्य की ओर दौड़ा दिए। वही चित्रलेखा के भवन में इस वक्त कोई नहीं था, चित्रलेखा और सम्राट ही थे। चित्रलेखा नृत्य कर रही थी और सम्राट खुश होकर चित्रलेखा को देख रहा था। सम्राट को अपने सामने देखकर चित्रलेखा बहुत खुश थी और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वह नृत्य कर रही थी। चित्रलेखा ने भवन में से सबको जाने के लिए कह दिया था, बस उसके भवन के बाहर कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। चित्रलेखा नहीं चाहती थी कोई भी उसे सम्राट के साथ देखे। चित्रलेखा एक लोकगीत भी गा रही थी और हर एक शब्द के साथ नृत्य कर रही थी। चित्रलेखा बहुत खुश थी, आज वो अपने और सम्राट की दूरी को खत्म कर देना चाहती थी। वो चाहती थी सम्राट और उसकी दूरी खत्म हो जाए और सम्राट के पास उसे अपनाने के अलावा कोई विकल्प न बचे। वही सम्राट भी पूरी तरीके से वशीकरण में बंधा हुआ था। सम्राट भी चित्रलेखा की ओर खींचा चला जा रहा था। आखिर चित्रलेखा ने जी भरकर नृत्य किया और फिर सम्राट को गले लगा लिया। सम्राट ने भी अपनी बाहें चित्रलेखा पर कस दी। चित्रलेखा सम्राट को लेकर अपने कक्ष में चली गई। पूरा कक्ष फूलों से महक रहा था। पूरे कक्ष में दिए जल रहे थे। कक्ष इतना सुंदर सजा हुआ था जैसे किसी नवविवाहित का सजा हुआ होता है। उस कक्ष को देखकर चित्रलेखा बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। चित्रलेखा सम्राट को लेकर अपने पलंग पर बैठ गई। सम्राट से अब चित्रलेखा की खूबसूरती दूर से नहीं देखी जा रही थी। सम्राट चित्रलेखा की खूबसूरती में पूरी तरीके से खो जाना चाहता था। वही चित्रलेखा भी यही चाहती थी कि सम्राट पूरी तरीके से उसका हो जाए। सम्राट धीरे धीरे चित्रलेखा को लेकर पलंग पर लेट गया। सम्राट के हाथ चित्रलेखा के बदन पर हरकत करने लगे। वही चित्रलेखा खुद में ही समाती जा रही थी। सम्राट ने चित्रलेखा के बदन से उसका आंचल हटा दिया और चित्रलेखा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सम्राट अब धीरे धीरे प्यार की छाप चित्रलेखा पर छोड़ने लगा। सम्राट चित्रलेखा की खुशबू को महसूस करने लगा। वही चित्रलेखा भी तो यही चाहती थी कि सम्राट पूरी तरीके से उसमें खो जाए। सम्राट अपनी हद पार करता उससे पहले ही चित्रलेखा के भवन के बाहर तलवारें टकराने की आवाज आने लगी और चित्रलेखा अपने होश में आई। चित्रलेखा की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो गई थी। चित्रलेखा को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो जयगढ़ के सैनिक सम्राट को ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। वही सम्राट ने जब चित्रलेखा को खुद से दूर जाते हुए देखा तो मधुर आवाज में बोला, अंडस्को, क्या हुआ चित्रलेखा? चित्रलेखा ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, अंडस्को, कुंवरसा सम्राट आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। चित्रलेखा जैसे ही पलंग से खड़ी हुई, सम्राट ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा ऐसे अधूरा छोड़कर हमें मत जाओ, हम बहुत प्यासे हैं, हमें अपनी प्यास बुझाने दो। कहते हुए सम्राट ने अपना एक हाथ चित्रलेखा के गाल पर लगा दिया। चित्रलेखा ने सम्राट को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, कुंवरसा हम शीघ्र ही लौट आएंगे, आप यहीं रुके, हम आपको प्यासे नहीं छोड़ेंगे। चित्रलेखा ने अपना आंचल उठाया, उसे कमर पर लपेटा और म्यान में से एक तलवार खींचकर अपने कक्ष से बाहर आ गई। चित्रलेखा ने देखा अभिमन्यु अवंतिका और उसके सैनिक चित्रलेखा के सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं। चित्रलेखा को गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकालकर सबसे पहले अवंतिका की तलवार पर वार किया। अवंतिका भी पूरे गुस्से में चित्रलेखा के वार को रोक रही थी। अवंतिका और चित्रलेखा दोनों में तलवारबाजी का युद्ध होने लगा। ना तो अवंतिका रुकने वाली थी और ना ही चित्रलेखा। वही अभिमन्यु सैनिकों के साथ लड़ रहा था। अवंतिका को भी चित्रलेखा पर बहुत गुस्सा था। आखिर वह उसकी छोटी बहन सृष्टि के होने वाले सुहाग पर नजर जो गड़ाए हुए थी। अवंतिका ने चित्रलेखा की तलवार पर वार करते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पिताश्री एक सम्मानित राजा है और तुम ऐसी छोटी हरकतें करके उनकी नजरों में गिरना चाहती हो। चित्रलेखा ने भी अवंतिका की तलवार के वार को रोकते हुए कहा, अंडस्को, मुझे बस सम्राट चाहिए, सम्राट को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, अगर सम्राट को पाने के लिए मुझे तुम्हारा वध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम्हें मारकर ही सही लेकिन सम्राट को तो मैं पाकर रहूंगी। अवंतिका ने भी घूमकर तलवार चित्रलेखा की तलवार पर मारते हुए कहा, अंडस्को, कुंवरसा सम्राट तुमसे प्रेम नहीं करते, वो मेरी बहन सृष्टि से प्रेम करते हैं, तुम्हें कुंवरसा सम्राट का ख्याल अपने मस्तिष्क से त्याग देना चाहिए। चित्रलेखा ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, इस जन्म में तो ये होगा नहीं। अवंतिका ने एक तलवार चित्रलेखा की तलवार पर मारते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा होश में आओ, तुम जो कर रही हो वह गलत है, तुम सम्राट और सृष्टि के प्रेम के बीच में नहीं आ सकती, प्रेम त्याग मांगता है, अगर तुम्हारा प्रेम सत्य सच्चा है तो तुम्हें अपने प्रेम का त्याग करना चाहिए। इस पर चित्रलेखा ने अवंतिका की तलवार पर मारते हुए कहा, अंडस्को, चित्रलेखा को त्याग करना नहीं आता, चित्रलेखा को जो चाहिए उसे वह प्राप्त कर लेती है।
अवंतिका और चित्रलेखा का युद्ध देखकर यही लग रहा था कि ना ही अवंतिका रुकने के लिए तैयार थी और ना ही चित्रलेखा। अगर अवंतिका ने पराजय का मुख नहीं देखा था तो चित्रलेखा को भी हारना पसंद नहीं था। दोनों बराबर ही एक दूसरे से लड़ रही थीं। तभी सम्राट भी वहीं आ गया। सम्राट इस वक्त पूरी तरीके से वशीकरण में था, इसलिए जब उसने देखा चित्रलेखा पर वार हो रहे हैं तो उसने भी एक सैनिक की तलवार उठाकर अभिमन्यु की तलवार पर वार किया। सम्राट ने अभिमन्यु पर वार किया, ये देखकर अभिमन्यु की आंखें खुल गई। अभिमन्यु ने सम्राट को समझाते हुए कहा, अंडस्को, सम्राट होश में आओ, यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र अभिमन्यु हूँ। लेकिन सम्राट होश में नहीं था। उसने फिर से अभिमन्यु की तलवार पर वार करते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने चित्रलेखा पर वार किया। अभिमन्यु समझ गया कि सम्राट भी पूरी तरीके से वशीकरण से बंधा हुआ है। अभिमन्यु सम्राट पर तलवार से वार नहीं करना चाहता था, लेकिन अभिमन्यु के पास विकल्प भी नहीं था, इसलिए उसने सम्राट के वार को रोकने के लिए तलवार उठा ली। सम्राट वार करता और अभिमन्यु उसे रोकता। एक सैनिक सम्राट पर वार करने के लिए उठा तो अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, कोई भी सम्राट पर वार नहीं करेगा, मैं सम्राट को खुद संभाल सकता हूँ। अभिमन्यु की आज्ञा पाकर वह सैनिक रुक गए और उन्होंने सम्राट पर वार नहीं किया। वही सम्राट दुगने गुस्से में अभिमन्यु पर वार किए जा रहा था और वही अभिमन्यु बार बार सम्राट के वार को काट रहा था। दूसरी तरफ चित्रलेखा और अवंतिका भी लड़ रही थी। दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कहते हैं जीत हमेशा सत्य की ही होती है, चाहे लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। क्या सच में सत्य की जीत होगी? क्या अभिमन्यु और अवंतिका सम्राट को यहाँ से ले जाएंगे? क्या चित्रलेखा का प्रेम अधूरा रह जाएगा?